मैं आशुतोष कुमार श्रीवास्तव, प्रवक्ता रसायन, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जाफरपुर आजमगढ़ से। साथियों, आज हम लोग जो है विज्ञान के रेमेडियल पर चर्चा करने जा रहे हैं कि एक रेमेडियल प्रशिक्षण कराया जा रहा है विज्ञान के लिए। क्यों कराया जा रहा है, उसकी वजह क्या है। वास्तव में थोड़ा सा हम पीछे जाएं 2 साल पहले, तो 2 साल पहले हमारे 2015 में लास्ट में लर्निंग आउटकम का कॉन्सेप्ट आया। लर्निंग आउटकम कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी ने जब दिया तो फिर स्टेट लेवल पर ये काम करना शुरू किया गया। तो एससीईआरटी ने भी क्या किया, हालांकि उसने पहले ही लर्निंग आउटकम के इंडिकेटर्स तैयार किए थे, तो उनके बेस पर उन्होंने अपने क्या स्टेट लेवल का एक लर्निंग आउटकम तैयार किया, जो सिलेबस था हमारा, जो नेशनल लेवल का करिकुलम था। फिर इसके बाद ये तय हुआ, लर्निंग आउटकम से क्या हमें मालूम होना था, क्या वो इंडिकेटर था, वो ये बताता था कि जब बच्चा क्लास में रीडिंग कर रहा है तो उसका लर्निंग का लेवल क्या है। उस लर्निंग के लेवल को चेक करने के लिए एक हमारे पास पुख्ता इंडिकेटर था। ऐसे आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि भाई हम कैसे मालूम करेंगे कि क्लास 3rd के बच्चे कितना आना चाहिए। जैसे हम एक मिनिमम लर्निंग लेवल की बात करते हैं कि 33 या 40% बच्चा पा गया तो पास हो गया, ठीक। लेकिन वास्तव में एक चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट होता है और वो कॉन्सेप्ट के कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। अगर हम प्रकाश पढ़ा रहे हैं तो प्रकाश के कुछ इंडिकेटर हैं कि उन हम पॉइंट से मालूम कर सकते हैं कि प्रकाश का जो कॉन्सेप्ट है क्लास 6th लेवल पे, 7th लेवल पे, 8th पे क्या होना चाहिए, हम उससे मालूम कर सकते हैं। ऐसे जब हम चेंजेस, बदलाव, परिवर्तन की बात करते हैं तो बच्चा क्लास 6 में आ रहा तो हमें ये पता होना चाहिए, मतलब बच्चे को, कि भौतिक रासायनिक परिवर्तन क्या है, प्रत्यावर्तित अप्रत्यावर्तित परिवर्तन क्या है, स्थायी अस्थायी परिवर्तन क्या है। भले ये शब्दावलियाँ हैं लेकिन इनका एक कॉन्सेप्ट है कि हम बच्चा को क्या करें, आइडेंटिफाई कर सके। कुल मिलाकर के हर सब्जेक्ट में ये चीज़ें थी, हर सब्जेक्ट के लिए लर्निंग आउटकम तैयार किए गए। तो एनजीओज़ ने, एनसीईआरटी ने एक नैस कराया, जिसको बोलते हैं नेशनल अचीवमेंट सर्वे। स्टेट ने कराया स्टेट लेवल का अचीवमेंट सर्वे था वो, फिर एनजीओज़ ने भी कराया। तो उससे रिजल्ट निकला कि हमारे जो बच्चों का लर्निंग लेवल होना चाहिए वो लर्निंग लेवल अचीव नहीं हो रहा है। कुछ न कुछ कहीं ना कहीं क्या है, गड़बड़ी है। तो फिर एक प्रयास किया गया कि कुछ स्कूलों में सर्वे किए गए, कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन को तैयार किया गया, फिर बच्चों का एक बेस लाइन टेस्ट लिया गया। उस टेस्ट लाइन में हम लोगों ने ये चीज़ फाइंड आउट की कि देखा कि बच्चे क्या कर रहे थे जो क्लास में पढ़ रहे थे, कहीं न कहीं क्या कुछ शब्दावलियाँ उनके लिए कठिन थी। पहली बात, भाषा की समस्या भी कह सकते हैं, कठिन शब्दावली की समस्या कह सकते हैं। लेकिन कई बार क्या था कि जो बच्चे को क्लास 5th में 4th में कॉन्सेप्ट आने चाहिए थे, जो कॉन्सेप्ट डेवलप होना चाहिए था, वो क्या होता है कि 6th में नहीं आ पाता। या 6 जो 7th में गया बच्चा, तो 7th में हम ये मानते थे 6 में ये चीज़ें वो डिस्कस कर चुका है, उसके इंटरेक्ट हो चुका है, तो कुछ कॉन्सेप्ट उसके पास होगा, तो वो कहीं न कहीं क्या था, मिस कर रहा था। भले ही उन चैप्टर्स को लगातार वो पढ़ रहा था, कुछ रटे रटाए चीज़ों को बता भी ले रहा था, लेकिन जो उसके कॉन्सेप्ट्स थे वो नहीं थे क्लियर, तो कुछ मिस हो रहा था। उस मिसिंग को पूरा करने के लिए, ताकि हम जो बच्चा जिसे हम कहते हैं रेमेडी की ज़रूरत है, जो लग रहा है कि लर्निंग लेवल में पीछे हो रहा है, चाहे उसकी वजह कुछ भी हो, बहुत सारी वजहें हो सकती हैं। जैसे पहली वजह तो यही होती है कि हमारे बेसिक में जो बच्चे हैं वो कंटिन्यू नहीं आते मेजॉरिटी ऑफ स्कूल में। रीज़न क्या है, कुछ घरों पे काम में इन्वॉल्व होते हैं, तो कुछ कभी अपने रिलेटिव के पास चले जाते हैं, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि मान लो किसी स्कूल में 200 बच्चे एनरोल्ड हैं, तो पता चला जो उनकी रोज़ रेगुलर की जो स्ट्रेंथ आ रही है 120, 130, 150 आ रही है, तो 150 में भी क्या होता है, एक बच्चा आज आया या कल आया, 2 दिन लगातार आया, 2 दिन बाद क्या हो, मिस हो गया, फिर तीसरा आ गया, चौथा आ गया उसके प्लेस पे। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, जो क्लास टीचिंग होती है ख़ास तौर से अपर क्लासेस में, जो 6 to 8th की बात करें, तो वहाँ बहुत ज़्यादा मिस कर जाती है बच्चों के लिए। और टीचर्स को चिंता होती है कि सिलेबस हम कैसे कवर करें, क्योंकि बिना सिलेबस कवर किए हम उस कॉन्सेप्ट को या उस लर्निंग आउटकम को अचीव कर नहीं सकते। तो होता क्या, कुल मिलाकर के जो हमारा सिस्टम बना हुआ है बच्चों के पढ़ने, हमारा जो इंटरेक्शन का बच्चों के साथ है, कहीं ना कहीं क्या होता, कुछ मिस हो रहा था। तो हम ऐसा डिज़ाइन हम लोगों ने किया मिल करके कि रेमेडियल के रूप में, कि हमने कहीं सिलेबस को पढ़ाने की कोशिश नहीं की है। हमने हर जगह क्या किया है कि बच्चे को एक एक्टिविटी के माध्यम से जोड़ने की बात की है, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने की बात की है।
जैसे हमारे आसपास बहुत सारी घटनाएं होती हैं, उनकी वो बच्चा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एनालिसिस करे, समस्याओं की पहचान करे। अगर ये सब चीज़ें वो कर पाता है तो मान लेते हैं कि हमने सही काम किया है, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। जैसे हमारे पास कुछ यहाँ पर चीज़ें रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। ये लिटमस पेपर है रेड वाला, ये ब्लू वाला लिटमस पेपर है। इन दोनों लिटमस पेपर से हम कहीं पर भी एसडिक और बेसिक का कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं। अगर हमारे पास बाय द वे ये नहीं है तो हमारे पास एक हल्दी जो घर में टर्मरिक पाउडर आसानी से अवेलेबल होता है, उसके बेस पर भी हम क्या कर सकते हैं, हम बेसिक रेडिकल टेस्ट की बेसिक और मीडियम की टेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन जब ये सब चीज़ें हम बता रहे हैं तो एक चीज़ हम ज़रूर कॉन्सेप्ट जोड़ें, वो है पीएच पेपर का। हालांकि पीएच वैल्यू से बहुत मतलब नहीं वहाँ पर है, लेकिन जो पीएच की स्ट्रेंथ है, कौन ज़्यादा अम्लीय है कौन ज़्यादा क्षारीय है, इसकी जो पहचान है वो बच्चा इस पीएच पेपर से कर सकता है। हमारे बच्चे जो होते हैं अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवेश में रहते हैं, तो उनके खेत की मिट्टी का पीएच क्या है, वो जो पानी पीते हैं उसका पीएच क्या है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता दें, बहुत ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं होगी। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जब बच्चा इसकी टेस्टिंग करेगा इस पीएच पेपर से, तो अगर वो येलो कलर या रेड कलर की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो हमारा मीडियम क्या है, एसिडिक है। अगर वो ग्रीन कलर की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो हमारा मीडियम क्या है, स्लाइटली एसिडिक है या न्यूट्रल की तरफ बढ़ रहा है। अगर ब्लू की तरफ, डार्क ब्लू की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या, हमारा मीडियम क्या है, बेसिक है। इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक पीने वाला पानी है जो हम यहाँ देख सकते हैं, ये बीकर में पीने वाला पानी है। इस पीने वाले पानी में अगर हम डिप करें इस चीज़ को, तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर क्या होता है, कुछ देर के बाद क्या होता है, चेंज होना शुरू होता है। जो पीएच पेपर कलर था उससे थोड़ा ये क्या होता है, डिफर कर जाता है। अब इसको आप देख सकते हैं, थोड़ा सा वेरिएशन इसमें होगा। अगर अभी नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, वेट कर लेंगे तो जब थोड़ा ड्राई होगा तो ये क्या होगा, आपको क्लियर कट क्या होगा, दिखेगा और ये बताएगा कि हमने जो टेस्ट किया है उसका पीएच क्या है। अब इससे अगर हम मिलान करें तो ये पीएच दिखा रहा है, ये 7 से काफ़ी मैच कर रहा है, यानी ये हमारा जो सॉल्यूशन, ये जो वाटर है पीने वाला पानी, ये करीब करीब न्यूट्रल है। तो यानी ये पीने योग्य पानी है। लेकिन इसी पानी में अगर हम थोड़ा बेस मिला दें या हम इस पानी में थोड़ा और एसिड मिला दें तो हम देखते हैं कि यही जो चीज़ है ये शिफ्ट करती है रेड की तरफ, पिंक की तरफ शिफ्ट करती है, जो बताती है कि हमारा मीडियम क्या है, एसिडिक है। पानी तो शुद्ध था लेकिन उसमें जो हमने क्या किया, एसिड मिला दिया। तो जो वाटर पोल्यूशन में हमारी दो चीज़ें आती हैं, या तो एसिडिक कंटेंट या तो बेसिक कंटेंट या साल्ट आते हैं। तीनों ही हमारे वाटर को क्या करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। और ये पानी अगर हम पीते हैं तो नुकसान करता है। तो हम बच्चों को ये बता सकते हैं आराम से कि पीने वाला पानी का पीएच हम कैसे टेस्ट करेंगे और उस पीएच के हिसाब से हमारा हम पानी की शुद्धता की जांच कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है, जो घरों में या खेतों में जो मिट्टियाँ हम प्रयोग करते हैं या मिट्टियाँ होती हैं, उनको भी हम टेस्ट कर सकते हैं कि हमारी सॉइल कैसी एसिडिक है या बेसिक है। कई बार क्या होता है, एक ही फर्टिलाइज़र किसान बार बार प्रयोग करता है, तो खेत में जो फर्टिलाइज़र एक्सेस प्रयोग करने से मिट्टी क्या होती है, हमारी बेसिक हो जाती है, क्षारीय प्रकृति हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, कोई प्लांट हमारा फिर सर्वाइव नहीं करता। इसी नाते जैसे रेह की जो मिट्टियाँ होती हैं उसमें घास तक नहीं उग पाती है। रीज़न यही है कि वहाँ हमारा मीडियम क्या हो गया, स्ट्रांगली बेसिक की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो जबकि हमारी जो मिट्टी है स्लाइटली एसिडिक होनी चाहिए, स्लाइटली एसिडिक, ना कि स्ट्रांगली एसिडिक या वीकली एसिडिक भी नहीं कहेंगे, थोड़ा सा एसिडिक हो तो काम चल जाएगा। तो हालांकि 5.5 से कम पीएच हो गया तो फिर वो नुकसान करता है। हम मानते भी हैं कि इसको एसिड रेन कहते हैं। अगर वाटर का पीएच जो है 5.5 तक आ जाता है तो एसिड रेन में आता है। इसी तरह से एक बहुत आसान सा एक्सपेरिमेंट है, परिवर्तन को लेकर के है, कि हम बच्चों को दिखा सकते हैं बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में। कुछ नहीं करना आपको है, एक हम कैंडल को जला रहे इसलिए रहे हैं कि बार बार हमें माचिस को नहीं खर्च करना होगा। तो हमने क्या किया, इसको तैयार कर लिया। अब ये सिंपल सा कैंडल का जलना है। इस कैंडल के जलने से भी हम क्या करते हैं, परिवर्तन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या एक कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास एक पेपर है, ये पेपर देखने में बहुत ही सॉफ्ट लग रहा है और इस सिंपल सा पेपर दिख रहा है, एक नॉर्मल पेपर। इस नॉर्मल पेपर से हम पूरे केमिकल चेंज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब जब हम परिवर्तन की बात कर रहे थे तो बच्चे के अंदर एक माइक्रो ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि वो ये यानी कि परिवर्तन हम कैसे पहचानेंगे, कैसे मालूम करेंगे ये रासायनिक परिवर्तन है। ये चैप्टर में हमने कॉन्सेप्ट जोड़ा है कि जब हम पेपर को जलाते हैं तो क्या होता है, देखें यहाँ पर कुछ परिवर्तन दिखता है। वो परिवर्तन क्या दिखता है, यही देख लें। तो
अब यहाँ पर क्या दिखता है ये कि जो हमने पेपर लिया था पहले वाइट था, ये ब्राउन हो सकता है, ये जो भी हो सकता है, तो ये क्या हो गया, ब्लैक हो गया। जब जला रहे थे इसको तो क्या हो रहा था, इसके साथ फ्यूम प्रोड्यूस हो रही थी, ठीक है, फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है। ये सारी चीज़ें क्या इंडिकेट करती हैं कि जब कभी ऐसा कोई परिवर्तन हो जहाँ कलर में चेंजिंग होती है, या हीट इवॉल्व होती है, या फ्यूम प्रोड्यूस हो रही है, या गैस इवॉल्व हो रही है, तो हम उसको क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसके आधार पर हम ये पहचान सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन हुआ तो कैसे हुआ, और हम किसको रासायनिक परिवर्तन कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे। जैसे सिंपल सा इस पेपर को ले लें, इस पेपर को हम जब पानी में डिप कर रहे हैं तो इस पर कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं, सिर्फ वाटर को एब्जॉर्व कर रहा है, जबकि इसके कलर में कोई चेंजिंग नहीं हो रही, नहीं कोई धुआं निकल रहा है, ठीक है। लेकिन इसी पेपर को जब हमने हीट के कांटेक्ट में लाया तो हीट कांटेक्ट में क्या हुआ, थोड़े से केमिकल रिएक्शन हुए और ये क्या हो गया, ये आपका जल करके ये दिखा रहा है कि ब्लैक फ्यूम बन गया, ब्लैक बन गया, पाउडर बन गया। तो इससे ये इंडिकेट होता है कि कहीं ना कहीं क्या हुआ, ये केमिकल चेंज हुआ। केमिकल चेंज होने का जो पहचान है बड़ा आसान है, इसको हम देख सकते हैं कि अगर इसको उठाएं तो ये देखिए जल करके नीचे गिर गया। तो ये देखिए क्लियर कट बता रहा है कि कितना चेंज है इसमें, पहले ऐसा था अभी ऐसा है, जैसा मैंने पहले बताया। आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें और हम बता रहे हैं कि इसमें और चीज़ें जोड़ी गई हैं बताने के लिए। जैसे दो बैलून को हम क्या करते हैं, एक पेंसिल पर लगा देते हैं, सिंपल सा बैलेंस बनाते हैं, और एक तरफ हम एक बैलून से हवा को निकालने की कोशिश करते हैं, उस पर एक पतला सेलो टेप लगाते हैं, एक सुई से पिन करते हैं, धीरे धीरे हवा निकलती, जैसे से हवा निकलती है तो क्या करती है, बैलून ऊपर जाता है और ये बैलून क्या होता है, दूसरा नीचे आता है। दोनों तरफ बैलून का वेट सेम था, पहले बराबर कर लिया, हवा निकली तो क्या हुआ, धीरे धीरे ये ऊपर उठना शुरू हुआ और ये नीचे आ गया। ये इंडिकेट कर रहा है कि हवा के अंदर भी भार होता है। तो गैस और सॉलिड और लिक्विड की जब बात करेंगे, सॉलिड लिक्विड में तो देखा हम लोगों ने, बच्चे अधिकतर जान जाते हैं क्लास 6 लेवल पे, लेकिन गैस के भार को समझाने में उनको थोड़ी दिक्कत होती है। हालांकि बेहतरीन हमारे पास एग्जाम्पल है कि हमारे पास जो सिलेंडर होता है, खाली सिलेंडर, उसका वेट और जो भरा सिलेंडर होता है उसका वेट क्या होता है, काफ़ी डिफरेंट होता है। तो वहाँ पे गैस हाईली प्रेशर में क्या होती है, भरी जाती है, लेकिन बैलून में जो प्रेशर से ही गैस भरी जा रही है, बहुत कम गैस उसमें होती है, लेकिन उसके वेट को हम अच्छे से एक मेजरमेंट के थ्रू दिखा सकते हैं, ऑब्जर्वेशन करा करके। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टेम्परेचर का जो कॉन्सेप्ट है। हम बच्चे को एक थर्मामीटर का ऑब्जर्वेशन दिखाएं और एक ही कमरे में हम अगर थर्मामीटर घुमाते हैं तो देखते हैं एक ही कमरे का जो टेम्परेचर होता है प्लेस चेंज करने पे थोड़ा मोड़ा क्या होता है, वेरी करता है। हो सकता है ये बच्चा उतना क्लोजली ऑब्जर्व ना कर पाए, तो हम अपने स्कूल में जो रूम का टेम्परेचर है, बाहर का जो टेम्परेचर है, किचन का जो टेम्परेचर है, या और जो प्लेस है उसका टेम्परेचर है, उसको मेज़र करा सकते हैं इसके थ्रू, और बच्चों से ऑब्जर्व कराएं। साथ साथ में हम ये उनसे चीज़ कह सकते हैं कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। जो फार्मूला हमारे पास है कि 273.15 या 273 ऐड करने पर सेल्सियस में तो क्या होता है, हमें केल्विन में मिल जाता है टेम्परेचर का। टेम्परेचर को हम इंटर कन्वर्जन कर लेते हैं, केल्विन को सेंटीग्रेड में और सेंटीग्रेड को केल्विन में। कुछ और कॉन्सेप्ट होते हैं केमिस्ट्री के कि जब हम बच्चे को टेस्ट ट्यूब दिखा रहे हैं या टेस्ट ट्यूब पकड़ा रहे हैं तो हम ये बताएं कि टेस्ट ट्यूब कैसे मतलब ऑपरेटर्स की हैंडलिंग कैसे होती है। जैसे हमारे पास ये होल्डर है, होल्डर इसका नाम पकड़ने के लिए रखा गया, ठीक है, लेकिन टेस्ट ट्यूब लगाना हमें है तो कैसे लगाना है। अब तो रास्ता एक है, मान लो खाली है तो आप दायां बायां कुछ भी यूज़ करो, लेकिन जब हम नियम की बात करें तो नियम क्या कहता है कि हम बाएं चलें रोड के। ऐसे यहाँ पर भी है, अगर ये हम ऐसे भी लगा सकते थे, ऐसे भी लगा सकते थे और ऐसे भी लगा सकते थे, लेकिन अगर ऐसे लगाते हैं, अगर इसमें मान लो केमिकल भरा है तो दिक्कत हो सकती है। प्लस अगर ये मोटी टेस्ट ट्यूब है तो दिक्कत होगी लगाने में। तो क्या होता है कि हम जो बताया गया कि लगाने का तरीका क्या होगा, हम टेस्ट ट्यूब का ये पूरा पोर्शन है, इसमें हाफ पोर्शन, ये 1/4 पोर्शन, 1/4 ऊपर से नीचे से 3/4 है। हमने क्या किया, यहाँ तक इसको टच किया, उसके बाद यहाँ तक हम पकड़े, नीचे लगाया, फिर इसको टाइट कर लिया। 1/4 पर हम टेस्ट ट्यूब को पकड़ते हैं, ऊपर इसको नहीं रखते, क्योंकि कभी कभी हीटिंग के दौरान क्या होता है, अगर ये गर्म होगा तो ये चूँकि ऊपर है तो यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और ये टूट सकता है। इस नाते क्या होता है, टेस्ट ट्यूब को 1/4 पर या थोड़ा सा नीचे हम इसको रखते हैं। हाँ, हाफ पे भी नहीं रखें, क्योंकि कोई चेंज, ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट करने के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए है, ताकि कोई केमिकल चेंज इसमें हो तो हम इसको ऑब्जर्व कर सकें। ये तो खाली टेस्ट ट्यूब थी, लेकिन अगर मान लो ये से हमारे पास ये, तो आप देखें जरा इसको, अगर ये ऐसे लगाते हैं तो दिक्कत हो सकता है, ऐसे लगाएं तो भी दिक्कत हो सकता है, तो ऐसे लगाते इसको हैं और ये यहाँ पर ऐसे हैंडलिंग कर ली जाती है।
ये टेस्ट ट्यूब की हैंडलिंग थी। इसी तरह से हम जो को स्मेल करना होता है तो स्मेल करने के लिए भी क्या होता है, ये चीज़ समझानी पड़ती है बच्चों को, बताया जाना चाहिए कि कैसे हम स्मेल करें। अब रिएक्शन हमारे दो तरह के हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, मॉलिक्यूलर और आयनिक रिएक्शन है। तो अगर आयनिक रिएक्शन बड़े फास्ट होते हैं तो वहाँ तुरंत स्मेल आ जाती है, और स्मेल करने का जो तरीका होगा तो हम ऐसे स्मेल कराएंगे, कभी ऐसे स्मेल नहीं कराएंगे। कई बार क्या होता है स्मेल नहीं है तो बच्चे नाक लगा देते, तो ऐसा कभी ना करें। ऑर्गेनिक रिएक्शन स्लो होता है, थोड़ा सा वो डिले उसका स्मेल आ सकती है, तो वहाँ पर स्मेल करने का जो तरीका होगा तो बच्चे थोड़ा वेट करें और ऐसे ऐसे करें तो कोई ना कोई स्मेल आएगी। और ये कम से कम जो दूरी है आधी फीट या इससे अधिक रखें तो बेहतर होगा। बच्चे सूंघ लेते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई केमिकल ऐसा है जो पंजन ज़्यादा होता है तो नाक में लग सकता है, बच्चों को नुकसान पहुंच सकता है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ओवरऑल हम लोगों ने इसी तरह से इसको डिज़ाइन किया है। एक और थर्मामीटर हमारे पास है, वहाँ तो क्लियर कट था, यहाँ पर भी देख लें। ये थोड़ा सा इसमें कम रेड वाला सिस्टम है, जिसमें कि यहाँ मोटा दिख रहा है, तो यहाँ पे दोनों में फ़र्क है। यहाँ पर क्या है कि ये जो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करेगा तो बहुत पतला सा रेड मार्क है, और जबकि यहाँ मोटा सा रेड मार्क है, तो यहाँ पर वो जल्दी ऑब्जर्व कर लेगा, यहाँ पे इजीली ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। सीधा सा कहने का मतलब ये है कि हम जो कुछ भी कॉन्सेप्ट देंगे बच्चों को या देने की कोशिश करेंगे वो एक तरह से डिज़ाइंड होगा, एक्सपेरिमेंट के थ्रू होगा, ताकि बच्चा उसको टच करेगा, देखेगा, सुनेगा, स्मेल करेगा, तो इसके थ्रू क्या करेगा वो ऑब्जर्वेशन करेगा। इसी तरह से कंकाल के बारे में जो कॉन्सेप्ट दिया गया है कि हम क्या करेंगे कि एक A4 साइज़ के पेपर पर एक डिज़ाइन किया गया है, कंकाल को बनाया गया है। क्लास 6 में हाथ पैर की हड्डियों का ज्ञान कराते हैं, उनके सीक्वेंस का ज्ञान कराते हैं, उनका नाम का कराते हैं, वो हड्डी कहाँ जुड़ी है इसके बारे में अध्ययन कराया जाता है। तो ये हमारे पास ये कंकाल है, ये तो परचेज़ किया हुआ है, पॉली स्केलेटन है, POP का भी आता है, छोटा सा स्केलेटन है। इसके थ्रू हम 6 to 8 तक जा सकते हैं अगर हमारे स्कूल में ये पड़ा हुआ है तो। लेकिन हम क्लासेस की बात करें तो हम पेपर से बना करके इसको हम क्या करें, जोड़ करके दिखा सकते हैं कि भाई देखो ये जो हमारा हाथ की हड्डियां हैं। और ख़ास बात क्या है, हाथ की हड्डियों में जो 2 हड्डियों की बात करें ऊपर नीचे 3, 1 2 3 ऐसे 1 2 3, यहाँ 3 हड्डियाँ, इसमें भी 3 हड्डियाँ इसमें भी हैं। ये सिर्फ हम इन दोनों की बात कर रहे हैं, इन 2 पोर्शन की। तो ये जो आपका है ह्यूमरस है, ये रेडियो है और ये अल्ना है। इसी तरह से ये फीमर है, ये टीबी और ये फीबुला है। तो हमारी 3 बोन इसमें आ गई, 3 मेजर बोन इसमें आ गई। फीमर जो सबसे बड़ी बोन है हमारे बॉडी की, ठीक है। तो इस तरह से अब यहाँ देखें, फीमर का जो ऊपरी हिस्सा होता है ये हमारे जो श्रोणी मेखला होती है इसके कैविटी में अरेंज होता है। इसी तरह से जो ह्यूमरस का अगर हिस्सा होता है वो क्या होता है, अंश मेखला के कैविटी में क्या होता है, इस्टेब्लिश होता है, जुड़ा होता है। इस तरह से फिर क्या होता है, ये जो दोनों आपस में हड्डियाँ हैं ये जुड़ी होती हैं, यानी कि रेडियो और अल्ना का जो है अपर पोर्शन, ह्यूमरस का लोअर पोर्शन आपस में क्या होता है, कब्जा संधि से वो जुड़ा होता है। इसी तरह से ये भी क्या होता है, जुड़ा होता है, जिनमें सिर्फ कब्जे, जिससे कब्जे में क्या सिर्फ इतना ही मूवमेंट होता है, वैसे यहाँ पर भी मूवमेंट इतना ही है। इससे ज़्यादा मूवमेंट बैक साइड में नहीं होता, बैक साइड में होगा टूट जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। तो हाथ पैर की हड्डियों का हम क्या करते हैं, इसका स्केलेटन थ्रू पेपर के थ्रू बना करके, चाहे ऐसे बना करके हम बच्चों को दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आती है कि हम क्या करें कि मोबाइल को हम यूज़ कर सकते हैं लेंस की तरह से। जैसे हमारे पास ये चीज़ लिखी हुई है रेड लिटमस, तो अगर हम देखें सिंपल सा, अभी यहाँ पर आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये दिख रहा है आपको, है ये दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब लेकिन इसी को अगर हम थोड़ा सा लेंस का प्रयोग करें, इसके जूम करके, तो क्या देखते हैं, ये जो परिवर्तन है इस तरह का दिखता है। वो जो चीज़ दिख रही थी, अब ये रेड हमारा इतना बड़ा हो गया, यानी छोटा सा जो था हमारे पास वो 15 गुना, 16 गुना, 20 गुना, 25 गुना बढ़ सकता है, 40 गुना बढ़ सकता है। इसके थ्रू हम खास तौर से जब हम तंतु से वस्त्र का निर्माण या तंतु से वस्त्र की बात करते हैं, निर्माण की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और हम समझा सकते हैं कि इसमें छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, इन फाइबर से क्या होता है, कोई सीट या बधाई बुनाई का जो कॉन्सेप्ट होता है वो डेवलप होता है, इसके थ्रू समझा सकते हैं। जैसे अभी यही था, ये यहाँ पर वाटर लगा हुआ है, अब इसको देखना हो तो यहाँ पे दिखाएं तो बड़ा अच्छा दिखता ही है लिटमस पेपर का। क्लियर कट। इसी तरह से हम इस फ्लेम को भी दिखा सकते हैं, फ्लेम के हिस्से को भी दिखा सकते हैं कि कैसे ऑब्जर्व करेंगे।
यहाँ पे देख लें, ये चीज़ हिस्सा है ये, हमने क्या किया, इसको जूम कर दिया। तो फ्लेम के हिस्से को भी हम समझा सकते हैं बहुत बढ़िया से। इस तरह से क्या होता है, हम इस मोबाइल कैमरे को एक लेंस के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ओवरऑल फिर से मैं एक बात दोहराऊंगा लास्ट में कि जो हमने रेमेडियल बनाया, उस रेमेडियल का जो सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि हम बच्चों को जो भी साइंस को कॉन्सेप्ट डेवलप करें, साइंटिफिक दृष्टिकोण डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। क्योंकि विज्ञान सत्य के पास होता है और बच्चा शुरू से विज्ञान धर्मी होता है। वो जब तक चीज़ों को अपने सामने देखता नहीं है तब तक जल्दी विश्वास नहीं करता है, और हमें अंधविश्वास तरफ उसको नहीं ले जाना है। अगर वो कोई चीज़ हवा हवाई कह दी गई तो वो ऐसे ना माने, उसको वो क्या करे, अपने जो उसके पास कॉन्सेप्ट हैं उन कॉन्सेप्ट पे वो चेक करने की कोशिश करे। कुछ में खतरे भी हो सकते हैं, लेकिन बच्चा तभी सीखता है जब वो एक्सपेरिमेंट करता है, और एक्सपेरिमेंट करना उसका स्वभाव होता है। हम क्लास में उसको ये मौका नहीं देते। कुल मिलाकर के अगर हम क्लास में ये मौका देते हैं बच्चे को एक्सपेरिमेंट करने का और एक्टिविटी करने का, तो क्या होता है कि वो चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।